हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम इंडिया ईयर बुक के जो पीछे एक राष्ट्रीय घटनाक्रम और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए हुए हैं, उसमें अगर कुछ थोड़ा एडिशन मटेरियल है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है? और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। अदरवाइज़ मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये हमारा फाइनल वीडियो होगा और इस सेशन की जो पीडीएफ है, आपको इस चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और यहाँ से भी आप क्लिक करके आप मेरे चैनल पे पहुँच पाओगे। इसमें 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का डेटा दिया होगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो जनवरी में क्या-क्या हुआ है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र नागपुर में आयोजित हुआ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो अपना आधार जारी करता है, उसने क्या किया है कि परिवार की मुखिया की सहमति से निवासियों को आधार में पता ऑनलाइन अपडेट करने में मदद करने के लिए एक निवासी अनुकूल सुविधा शुरू की है, ठीक है? इसके अलावा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ। एक और है कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में जो एडिशनल सामग्री है वो आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में या गूगल के थ्रू आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का एक नाम जो है वो 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। फिर आ जाता है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये शायद 25 जनवरी को मनाया जाता है, श्योर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री जगन्नाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व आयोजित किया गया। अब जो भारत पर्व था, इसके अबाउट जो भी एडिशनल मिलेगा आपको डेटा, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है? फिर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा मुंबई में संघाई सहयोग संगठन एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ये फिल्म महोत्सव एचसीओ में भारत की अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। फिर एक अगला डेटा आ जाता है कि दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इन्कोवैक का अनावरण किया गया है। अब इसको किसने बनाया है? इसको भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। अब ये जो वैक्सीन होगी, ये सीधे नाक के द्वारा दी जाएगी, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। तो आगे ये है कि 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन। सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है? सूरजकुंड, हरियाणा में। फिर तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ है। एक यह है कि भारत को अपनी संशोधित ड्रोन नीति प्राप्त हुई है। अब ड्रोन नीति ये बेसिकली हम मेंस में जब क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक ये देखिए शब्दावली में भी पूछ लें कि अमृतपेक्स 2023 क्या था? तो डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ अमृतपेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है? आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, है ना? फिर एक ये आया है कवच 2023। ये किस लिए बनाया गया है? साइबर खतरों से निपटने और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। क्या है? कवच 2023। फिर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। अब एमवी गंगा विलास जो अभी हमने पढ़ा था, ने डिब्रूगढ़ में अपने अंतिम गंतव्य पर अपनी पहली यात्रा पूरी करके इतिहास रच दिया है। फिर आगे देख लेते हैं। भारत ने बर्लिन, जर्मनी में आयोजित आईटीबी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है, ठीक है? फिर एससीओ के अंतर्गत पारंपरिक औषधि पर पहले बी2बी वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम के गुवाहाटी में। फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023, ठीक है, 8 मार्च को जो मनाया जाता है, उत्सव के एक हिस्से के रूप में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फिर आगे देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उत्तराखंड के देवस्थल में अनावरण किया गया है। अब ऐसे पूछ लें कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया है, या एक ऐसे ये सेंटेंस देके वहाँ पे कुछ भी लिख दें, चाहे थुम्बा लिख दें या कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है? फिर सागर मंथन क्या है? ये वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है? फिर आगे देखेंगे। जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैंने चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया है। फिर आगे इसको देख लेते हैं। हाँ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि आरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। और इसके अलावा भारत की ओर से एक और प्रविष्टि थी, द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का ऑस्कर जीता है, ठीक है? फिर वन वर्ल्ड वन टीवी समिट 2023 का जो उद्घाटन हुआ वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। पहला वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो ये जो आयोजन हो रहे हैं, अभी ऊपर आपने 2 पढ़ लिए हैं,
और ये जो 2 हैं, हो सकता है ये मैचिंग में पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब इसकी खास बात क्या है, इसको लॉन्च किसने किया है? जो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, उसने ये लॉन्च किया है ऐप, ठीक है? और उसके अलावा ये क्या करेगा कि जहाज संबंधी जो विवरण है और गेट संबंधी जो जानकारी है कि कहाँ कैसे क्या है, ठीक है? उसके अलावा ये आयात व निर्यात प्रक्रिया से जुड़े शुल्कों के लिए डिजिटल भुगतान भी इसमें किया जा सकता है, ठीक है? तो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स खाद्य महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अभी श्री अन्न महोत्सव कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था। अब संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स खाद्य महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। फिर अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है? फिर सार्वजनिक और निजी सहयोग दिशा निर्देशों का विवरण देने वाली अंतरिक्ष नीति प्रस्तुत की गई है, जो पीपीपी मॉडल पे है, उसमें ये दिया गया है। ये भी हमारे मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आगे है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बने हैं। जो चीज़ पहली बार हुई है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस लिहाज से इसको मैंने हाईलाइट किया है। फिर आगे देख लेते हैं। अब आगे एक संचार साथी करके पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये क्यों लॉन्च हुआ है? आइडेंटिटी की चोरी, फर्जी केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए तैयार किया गया है संचार सारथी पोर्टल, ठीक है? फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया। सी डैक पुणे में स्थापित एआई कंप्यूटर इरावत, ठीक है, एआई कंप्यूटर इरावत जो है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में, अब इसको शीर्ष 500 जो सुपर कंप्यूटिंग सूची है उसमें 75वां स्थान मिला है, ठीक है? टॉप 500 में जो एरावत है अपना सुपर कंप्यूटर, एआई सुपर कंप्यूटर, उसको 500 में से 75वें स्थान पर है, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। तो कुल मिला के भारत में नवरत्न कंपनी कितनी हो गई है? ये हो गई है 16। अब किन कंपनियों को नवरत्न दर्जा दिया जाता है, ये आप अपने इकोनॉमी के नोट्स में देख सकते हैं, या करंट से या गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। ये 16 नवरत्न हो गई हैं, और जो महारत्न है, जो महारत्न कंपनी है, वो है आपकी 13, है ना? फिर आगे देख लेते हैं। जैवलिन थ्रो खिलाड़ी ये आगे, हाँ, फिर प्रधानमंत्री को अब इन्हें कई देशों के जो है उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो मैचिंग में पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल का शुभारंभ हुआ है। फिर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी एम्प्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अग्नि प्राइम जो बहुत हाईलाइटेड थी, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। फिर भारत की पहली mRNA वैक्सीन जेमकोवेक ओएम, ठीक, एक ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की गई है। तो ये जेमकोवेक ओएम क्या था? ये mRNA वैक्सीन है, और ये ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन थी। फिर मिस्र का एक इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री जी को, ऑर्डर ऑफ नील, है ना? आगे देख लेते हैं। अब ये ध्यान देख लीजिए कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है? जो नर्सिंग पेशेवर, जो नर्स से रिलेटेड होते हैं, है ना, उसमें। फिर 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। आगे पहला जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ये जितने स्थान आ रहे हैं इन्हें आप ध्यान से देखे रहिएगा। फिर एक मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि काका निघारा ये कहाँ है? यहाँ महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ था, और भारत यहाँ जीता है। और काका निघारा है कहाँ? ये जापान में है, ठीक है? तो ये लोकेशन की वजह से इसको हाईलाइट किया गया है। फिर आगे, अब अभी 2 आपने अवार्ड देखे जो भारत के प्रधानमंत्री को मिले। अब भारत के राष्ट्रपति को एक मिला है सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित की गई हैं भारत की राष्ट्रपति, ठीक है? आगे देख लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा में भारत के स्पोर्ट्स बोर्ड के दूसरे लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 ले जाने के लिए LVM-3 M4 रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रॉकेट कौन सा था? ये देख लीजिए, LVM-3, इसको LVM-3 M3 M4, ठीक है? ये रॉकेट के साथ ये लॉन्च किया गया था। और
इसके साथ ही भारत चौथा देश बन गया था जो चंद्रमा पे उतरा था, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत जो है वो पहला देश है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को इंग्लिश चैनल पार करके इतिहास रचने के लिए सम्मानित किया गया है। अब भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ था। अब भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ है तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ देख लेते हैं। जो भारत मंडपम है ये 12वीं सदी के जो कर्नाटक के बसवेश्वर थे उनके द्वारा अनुभव मंडप जो सार्वजनिक समारोह के लिए बनाया गया था, उसी की थीम पर ही आधारित है भारत मंडप। ठीक है, अनुभव मंडप जिसको बसवेश्वर ने बनाया था। अब भारत मंडप के बाहर ही सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची जो नटराज की मूर्ति रखी गई है वो लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि से उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और फिर चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति जिसको अप्समारा जो है ये किसका प्रतीक है? ये उपेक्षा का प्रतीक है। जो चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति है अप्समारा जो है, कांस्य मूर्ति अप्समारा, वो उपेक्षा का प्रतीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं। कर्नाटक के हम्पी में G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक के हिस्से के रूप में इसके कल्चरल यूनाइट ऑल अभियान के तहत संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति कार्य समूह ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े डिस्प्ले के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े डिस्प्ले, इसको आप गूगल कर लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, जो हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हुए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया है। किसको दिया गया है? फिलहाल हाल में ही नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, फिर उन्मेष, उन्मेष क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। और उत्कर्ष क्या है? ये लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव। ये दोनों कहाँ हुए हैं? भोपाल एमपी में। तो उन्मेष है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष है लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव। ठीक है, फिर अद्वितीय पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अभी तक आपने ऊपर से अभी तक कई सारे समारोह और महोत्सव देख लिए हैं, तो आप उन्हें नोट करते चलिए और उन्हें याद कर लीजिएगा, मे भी वो मैचिंग में पूछ लिए जाएं। ठीक है, फिर चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पे भारत पहला देश है जो पहुंचा है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। फिर आगे देख लेते हैं। भारत सरकार की स्वामित्व। तो स्वामित्व योजना किस लिए है? कि गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण, यह योजना है ना, ये पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फिर आगे देख लेते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन था जो चंद्रयान पे बना था, तो इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 प्रक्षेपित 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3 विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। ठीक है, फिर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। विक्रम लैंडर में संलग्न चेस्ट ने दक्षिणी ध्रुव मृदा का तापमान मापने में सफलता प्राप्त की है। चंद्रमा की ऊपरी सतह का तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निचली सतह का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अतः ऊपरी सतह जो है वो तापीय अवरोधक का कार्य करती है। फिर विक्रम लैंडर में संलग्न रंभा से दक्षिण ध्रुव की सतह से संबद्ध चंद्र प्लाज्मा का मापन किया गया है। अब ये कूट दिए हैं। कूट क्या है? एक, केवल 3 4, केवल 1 2, केवल 4 5 और सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यानी सभी सही हैं, है ना। वो सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा। फिर क्या है कि प्रज्ञान रोवर में संलग्न लिप्स तथा APXS के माध्यम से चंद्रमा पर किन तत्वों का पता चला है? पहला है सल्फर, दूसरा मैग्नीज सिलिकॉन ऑक्सीजन, तीसरा क्रोमियम एवं टाइटेनियम, चौथा है एल्युमिनियम कैल्शियम आयरन। तो जो कूट दिए हैं वो देख लेते हैं, 1 2, 2 3 4, 3 4 या सभी। तो इसका भी सही आंसर है डी, मतलब ये सारे तत्वों की खोज की गई है। अब जो चंद्रमा में जो उपकरण है उनका में भी अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ठीक है, तो एक ये चेस्ट है, इसका क्या है? चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। रंभा का क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। लिप्स का क्या है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। फिर उसके आगे देख लेते हैं APXS, तो ये क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई ये सभी आपस में सुमेलित हैं या नहीं है, तो ये सभी जो हैं इनके सही नाम दिए हुए है ना, तो आपस में सुमेलित हैं। फिर आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फिर आगे
ये तो खेल का दिया हुआ है। हाँ, फिर सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हरिकोटा रेंज से भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रतिष्ठान भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। ठीक है, अब ये जो आदित्य मिशन है L1, ये लैग्रांज पॉइंट L1 पे जाएगा, और क्यों जाएगा ये हमने साइंस का जो वीडियो था उसमें कवर किया है। ठीक है, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित हो गया है। आगे देखेंगे कि अभी इसका उद्घाटन भी हुआ है। और फिर गोवा के पणजी में फोर्ट अगौड़ा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है। अब हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल, इसका यूज कहाँ हो सकता है, क्या है, इसको सारी चीजें जो हैं वो आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि अब ये जो प्रकाशन विभाग जारी करता है उसमें आ गया है, तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर पहली बार ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन स्थित वायुसेना स्टेशन में किया गया है। फिर नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शन कला में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2023 उसमें क्या हुआ है कि दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। ठीक है, आगे है नवा G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि द्वारका दिल्ली में आयोजित किया गया। अभी इसका जो है पीछे अभी उद्घाटन हुआ था, पहला चरण पूरा हुआ था, वहीं पे P20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। और शिखर सम्मेलन से पहले मिशन लाइफ पर संसदीय फोरम आयोजित किया गया। फिर एक ये चीज है कि 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक सहित, ये थोड़ा सा नंबर याद रख लीजिए, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ये कांस्य। ठीक है, तो 107 पदकों की अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारत ने चाइना के ग्वांगजू में 19वां एशियाई खेल 2023 में इतिहास रचा है। पहली बार ये 100 के पार हो गए हैं। ठीक है, घुड़सवार हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकीर्ति सिंह ने 41 साल बाद ड्रेसेज टीम स्पर्धा में जीत का प्रदर्शन किया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। फिर अभी नया सुधार हुआ कि भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हरी झंडी दिखाई गई। फिर साहिबाबाद से दुहाई को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। अभी ये पूरे ट्रैक पे नहीं चल रही है, ठीक है, अभी कुछ ही किलोमीटर पे इसका शुभारंभ किया गया है। फिर भारत की सदियों से विकसित हुई समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है कृष्णवेड़ी संगीत नीरजम, वो शायद मैंने आगे डिनोट किया है, तो हम उसको आगे वहाँ देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल वो क्या है कि कृष्णवेड़ी संगीत नीराजनम, ये आंध्र प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, फिर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर एक कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसी का जो चल रहा था, उसी में ये मेरी माटी मेरा देश एक अभियान उसी का हिस्सा है। ठीक है, फिर गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आगे देख लेते हैं, मेरा युवा भारत माय भारत, देश के युवाओं के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन को मंजूरी मिली है। अब इसके अंदर क्या है ये थोड़ा आप गूगल कर लीजिए, या अभी आपने जो करंट पढ़ी होगी तो उसमें ये बहुत हाईलाइट में दिया होगा, है ना। फिर आगे देख लेते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जहाज कोस्टा सेरेना को पहली यात्रा पर मुंबई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आसियान में अब श्री अन्न महोत्सव आपने तीन, एक SCO वाला पढ़ा था, एक श्री अन्न महोत्सव पढ़ा था, अब एक आ गया है कि आसियान में भारतीय मिशन द्वारा इंडोनेशिया में आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। फिर कोझीकोड और ग्वालियर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत के शहर के रूप में शामिल किया जाए। जो कोझीकोड है वो उसको साहित्य का शहर केरल में, और जो ग्वालियर है उसको संगीत के शहर के रूप में शामिल किया गया है। जब हमने संस्कृति चैप्टर कवर किया था इंडिया ईयर बुक का,
तो मैंने उसमें मैप बना के भी दिखाया था कि हैदराबाद, जयपुर और मुंबई और भी जो स्टेट हैं, उनको किस लिए मतलब ये मिला हुआ है, ठीक है? क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो और भी शहर हैं, उनको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। फिर एक बस इतना है कि झारखंड के खूंटी से विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ हुआ था। फिर आगे देख लेते हैं। हाँ, तो देश भर में गाँव के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए मेरा गाँव मेरी धरोहर परियोजना, मेरी माटी मेरा देश, वो अभियान एक आपने देख ही लिया। दूसरा क्या है? मेरा गाँव मेरी धरोहर। ये किस लिए है? गाँव के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू हुआ है। फिर यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया गया है ना? फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी जीपीआई की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आपने करंट में एक ब्लेचली घोषणा सुना होगा, तो ब्लेचली जो डिक्लेरेशन है वो भी एआई से रिलेटेड है, उसको भी आप देख लीजिएगा, है ना? ब्लेचली डिक्लेरेशन ये किससे रिलेटेड है? एआई से रिलेटेड है। एआई के साथ सिक्योरिटी सम्मेलन जो था वो वहाँ ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, उसी में ये घोषणा की गई थी, तो इसलिए इसको ब्लेचले डिक्लेरेशन बोला जाता है, जो कि एआई पे है। हाँ, तो इसकी बात कर रहा था कि आंध्र प्रदेश में एक कृष्णवेणी संगीत नी राजनम करके एक महोत्सव मनाया जाता है, जो कि एक संगीत व सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आ गया है कृष्णवेणी संगीत नीरजनम, अपनी तरह का एक संगीत और सांस्कृतिक उत्सव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित किया गया है। फिर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। एक अभी वन टीवी वर्ल्ड समिट जो हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, जो हमने ऊपर देखा है। इसके अलावा फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ जो कीवर्ड्स थे उन्हें आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी जहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर पाया है वहाँ पे वो चीज़ों को ऐड कर दिया है। फिर आगे देख लेते हैं संविधान में संशोधन। हालांकि आपने इसको लक्ष्मीकांत में थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, वहाँ पे जो पीछे दिए हुए हैं बहुत डिटेल में दे रखा है, पर फिर भी थोड़ा एक हल्की से समरी टाइप में देख लेते हैं। तो 2000 ये पूछा गया था 1951, ये पहला संविधान संशोधन 2019 में क्वेश्चन आया था कि ये किस प्रधानमंत्री के टाइम पे आया था। तो हमारे उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके समय पे पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध का प्रावधान था। संविधान में दो नए अनुच्छेद आर्टिकल 31A और 31B और सहित नवी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। तो जो नवी अनुसूची संविधान में शामिल हुई थी वो प्रथम संविधान संशोधन से शामिल हुई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर उसके अलावा ये देख लेते हैं आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो एक नवा संविधान संशोधन अधिनियम है। तो नवे में क्या है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया था। और इसमें है कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार को अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या करना होगा, अगर आप मतलब अगर कोई पार्ट जो है वो किसी देश से ले रहे हो या किसी देश को दे रहे हो, तो उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए होगा। आप भाग 3 में जैसे ये है कि राज्यों की सीमा बदल सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, तो उसके तहत ये चीज़ें नहीं होंगी, उसके लिए अलग से आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो ये जो प्रावधान आया, ये नवा संविधान संशोधन 1960 में जो हुआ था उसके तहत आया। फिर अब संविधान का 15वां संशोधन अधिनियम 1963, इसमें एक चीज़ मुझे मिली है कि अनुच्छेद 226 का विस्तार किया गया ताकि उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी जा सके कि वे किसी प्राधिकारी को निर्देश, आदेश या हुक्मनामा या रिट, जो रिट है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, तो वो जारी कर सके। तो ये 15वें संविधान संशोधन से ये चीज़ें हुई हैं, उनका विस्तार किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ जो उच्च न्यायालय हैं वो भी अपनी रिट जारी कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ देख लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं। आगे ये 24वां संविधान संशोधन 1971, जो बाद में वो 1973 केशवानंद भारती के लिए आगे जो मतलब बैकग्राउंड बनता है यहीं से, संकरीवाद, गोलकनाथवाद, है ना? तो वहाँ से हम इसको देख लेंगे। फिर आगे देख लेते हैं संविधान का 26वां संविधान संशोधन 1971। अब इसमें क्या हुआ कि इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रीवी और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया, है ना? फिर आगे आगे वहीं आएगा 38।
तो 38 में है कि इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 राज्यपाल का अध्यादेश और 352 वही शासन वाला राष्ट्रपति। तो उसमें क्या है कि यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। यानी जो अध्यादेश संबंधित और जो इमरजेंसी संबंधित प्रावधान थे, उसके लिए जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के जो निर्णय हैं, उनको किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। ये आया आपका 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको मिनी संविधान की भी संज्ञा देते हैं, है ना? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए थे, जिससे आपके मूल कर्तव्य ऐड होते हैं। स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को मुख्यतः जो है स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किए गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने, मूल अधिकार, है ना, ये सारी चीज़ें, मूल कर्तव्य, इसमें सारी चीज़ें ऐड हुई थी। फिर कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने तथा किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से अवैध घोषित करने के लिए कम से कम 2/3 न्यायाधीशों की विशेष बहुमत व्यवस्था करके न्यायपालिका संबंधी उपबंधों में भी संशोधन किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं। आगे 44 पढ़ेंगे जो 42 और 44 में थोड़ा आपको समानता मिल जाएगी, है ना, कि उसमें क्या चीज़ें हुई थी। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो इसी से 44वें संविधान संशोधन से उसको मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर आगे क्या हुआ, इसमें एक और चीज़ हुई कि 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशस्त्र विद्रोह होगा। आंतरिक गड़बड़ी वर्ड हटा के यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह वर्ड जोड़ दिया गया। यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए यह आधार नहीं होगा। और फिर ये बताया गया कि अनुच्छेद 21 और 22 में थोड़ा उसका विस्तार किया गया। इसमें बताया गया कि निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत 2 महीने से अधिक नज़रबंद नहीं किया जा सकता है, और अगर उससे ज़्यादा करना है तो पहले आपको कारण देना होगा। फिर विलंब से बचने के लिए अनुच्छेद 132 और 34 में, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं उनमें विलंब से बचने के लिए, कि एक नया अनुच्छेद 134 ए जोड़ा गया, जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि निर्णय, अंतिम आदेश अथवा सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद संबंधित पक्ष के मौखिक आवेदन के आधार पर अथवा यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र मंजूर किए जाने पर विचार करे। तो इसमें क्या होगा कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को मतलब हाई कोर्ट को फैसला सुना दिया, तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने लायक है, तो वो उसको प्रमाण पत्र दे दे, या जिसको मतलब जो फैसला जिसके विरुद्ध आया है उसको जब वो मौखिक आवेदन करेगा, मतलब उसके लिए कोई कागज वागज की ज़रूरत नहीं होगी, वो अगर मौखिक आवेदन करता है तो उस आधार पर भी जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र की मंजूरी दे देगा। तो ये प्रावधान 44 संविधान संशोधन के तहत आया था। फिर आगे देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन, जिसको आप दल बदल वाला पढ़ते होंगे। तो ये सारी चीज़ें 1985 में विधानसभा दल बदल अधिनियम यहाँ से आता है, ठीक है। फिर आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट 61, तो 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1989 1989। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इसके अलावा एक 65 संविधान संशोधन है ना, 1990। तो इसमें क्या हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है जो संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों से संबंधित मामलों की जांच करेगा, और जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको भेजेगा, राष्ट्रपति को। ठीक, यह अनुच्छेद क्या करता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था करता है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा तथा 5 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो 65वें संविधान संशोधन से SC/ST आयोग के गठन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर आगे देख लेते हैं अब 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, जिसमें एक उपराज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 239 के तहत इसके एक प्रशासक के तौर पर होगी। ठीक, फिर अनुच्छेद 54 में शामिल की गई एक व्याख्या के अनुसार 54 और 55 में, मतलब जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें ये बात की गई है कि पहले क्या था कि राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र, पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि 54 में निर्वाचन मंडल के लिए केवल निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ कि बाद में जब इसमें संशोधन हुआ है ये 69 वाला, तो इसके तहत इसमें क्या हुआ है कि
239 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रस्तावित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया और पुद्दुचेरी को भी, है ना? तो यहाँ से आपको 69 जो संविधान संशोधन अधिनियम है, वहाँ से आपको निर्वाचक मंडल में जो राष्ट्रपति को वोट करने के लिए दिल्ली और पुडुचेरी को अधिकार मिलते हैं। फिर 71वां संविधान संशोधन आ जाता है। तो 71वें संविधान संशोधन में 1992 ये संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ और भाषाएं जोड़ने की मांग चल रही थी। संशोधन करके क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया, जो 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से रिलेटेड है उसमें, है ना? फिर ये 73वां संविधान संशोधन 1952 अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा, और एक नया भाग 9 संविधान में जोड़ा गया। अब उसके लिए क्या है कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट का आरक्षण और पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यावधि तय करना। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करने की व्यवस्था कराना है। लेकिन जब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो ये जो लिखा है कि 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना है, अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है और 4.5 साल हो चुके हैं, उसके बाद पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीना बचा है। तो अगर टाइम जो है 6 महीने से कम है तो इस अवधि के लिए जो नई पंचायत है उसका चुनाव आवश्यक नहीं है, मतलब फिर वो साथ में कराया जाएगा। तो और जो भंग पंचायत के स्थान पर एक नई जो पंचायत बनेगी, पंचायत समिति बनेगी, पुनर्गठित पंचायत जो है वो मान लीजिए 5 महीने रह गए हैं तो उतने ही टाइम के लिए वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, उसके लिए नया चुनाव नहीं होगा। कुल मिला के ये बात है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। फिर वहीं 74वां हुआ तो 9A शामिल कर लिया, नगर वाला, नगर प्रशासन से रिलेटेड। फिर आगे देख लेते हैं। आगे 89वां 89 संविधान संशोधन क्या कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का ये किया गया, अनुच्छेद 338 संशोधन किया गया, 338 से जोड़ा गया। तो यहाँ से आयोग, SC ST जो आयोग बने उनकी संरचना और जिम्मेदारी और शक्तियों को परिभाषित किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं 91 संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 361 भी जोड़ा गया। संशोधन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद के आकार को विधायिका के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित करता है ना? ये जो मंत्रिमंडलीय विस्तार है उसमें क्या है कि जितनी संख्या है उसका 15% तक राज्यों, है ना? फिर आगे देख लेते हैं संविधान का 92 संविधान संशोधन 92 2003 में। इसमें क्या हुआ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन द्वारा बोडो BDMS मैथिली, बोडो डोगरी संथाली तथा मैथिली को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया। फिर 93 संविधान संशोधन, इसमें अन्य पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 97 संविधान संशोधन अधिनियम, है ना? फिर इसमें क्या था कि 43B के लिए सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन को शामिल किया गया, सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया। 91 का क्लॉज C जोड़ा गया सहकारी सोसाइटी से रिलेटेड। फिर आगे आ जाते हैं 1वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ कि विदेशी अंतर क्षेत्र की अदला बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए संशोधित किया गया है कि अगर विदेशी क्षेत्र को कोई राज्य देना है, ऐसा शायद भारत बांग्लादेश को लेके था ये। फिर 101 संविधान संशोधन जो GST के लिए था। फिर 102 संविधान संशोधन आ जाता है जो OBC आयोग था, जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और अनुच्छेद 366 में नए अनुच्छेद जुड़ा, आर्टिकल 338B और 342A जोड़ा गया, ठीक है? फिर जो EWS को दिया गया रिजर्वेशन, उसमें क्या हुआ, वो कौन सा था? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन हुआ था। फिर 104 ये जो हुआ 104 संविधान संशोधन, इसमें आरक्षण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था, और जो एंग्लो इंडियन वाला था उनका वो प्रावधान शायद खत्म हो गया था, हाँ, ठीक है? फिर 105वां संविधान संशोधन क्या हुआ कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों को बहाल कर दिया गया। इसमें क्या था कि राष्ट्रपति ही जो पिछड़े वर्ग में जो शामिल होंगे उसमें राष्ट्रपति ही करता था। फिर उसमें सुधार करके ये बोल दिया गया कि अब जो है राज्य सरकार भी कर सकती हैं। फिर 106वां संविधान संशोधन जो हाल ही में हुआ है, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है, और ये
लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कोटा 15 साल तक जारी रहेगा और संसद बाद में लाभ की अवधि बढ़ा सकती है। मतलब ये लाइफ टाइम के लिए नहीं हुआ है। जैसे पहले जो रिजर्वेशन लागू हुआ था, वो पहले 10 साल के हुआ था। जैसे हिंदी में भी अगर अंग्रेजी वाला भी है, अंग्रेजी पहले 15 साल के लिए लागू हुई थी। तो ये जो महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है, वो भी अभी 15 साल तक जारी रहेगा और बाद में इस जो लाभ को है संसद बढ़ा सकती है। तो कुल मिला के इतना ही है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि कौन-सा राज्यपाल रहा है, कौन भारत का पहला क्या, तो वो हम कवर करने नहीं बैठेंगे। फ़िलहाल इंडिया ईयरबुक में अब कुछ नहीं बचता है, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके अलावा अगर आपको लगता है, तो कोई नई पीडीएफ होगी तो मैं शेयर कर दूँगा, अदरवाइज़ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी धन्यवाद।